हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। एडिटोरियल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास थोड़ा लेट है ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस, वरना तो रोज़ आपको ये क्लास 7 बजे के आसपास ही मिल जाती है। चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। और हमेशा की तरह हम देखेंगे क्लास की स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ताकि आपको एडिटोरियल अच्छे से समझ में आ जाए। देन एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे वेरियस एमसीक्यूज ऑन कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर पार्ट एकदम से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करें और खुद से भी क्लास के बाद प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर इम्पोर्टेंट अपडेट्स। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। और आज का पहला वर्ड है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट होता है एक वर्ब। इसका मतलब होता है मोहित करना, अट्रैक्ट करना या फिर होल्ड करना अटेंशन किसी का, और इंटरेस्ट ऑफ समवन डीपली। किसी को अट्रैक्ट करना या फिर किसी का अटेंशन अपनी तरफ खींच लेना या फिर किसी का इंटरेस्ट ले लेना बहुत गहराई से, उसको बोलते हैं कैप्टिवेट करना। द कैरिस्मेटिक लीडर कैप्टिवेटेड द ऑडियंस विद हिज इंस्पायरिंग स्पीच। तो कैरिस्मेटिक जो लीडर था, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल जो लीडर था, उसने क्या कर लिया था, कैप्टिवेट कर लिया था, मोहित कर लिया था किस चीज़ को, ऑडियंस को, विद हिज इंस्पायरिंग स्पीच, अपनी इंस्पायरिंग स्पीच से। सिनोनिम देखते हैं, एंथ्राल, चार्म और फैसिनेट। तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। फैसिनेट को और एंथ्राल को मार्क कर लो, बहुत अच्छे ये वर्ड्स हैं। अच्छा, एक तरफ तो हो रहा है मोहित करा जा रहा है चीज़ों को, चार्म कर रहे हो आप, चार्म भी अच्छा है, इसको भी मार्क करो यार, तीनों ही बहुत अच्छे हैं। तो चार्म करा जा रहा है एक तरफ, तो फैसिनेट मतलब मोहित करा जा रहा है, अट्रैक्ट करा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हो रहा है डिस्प्लीज, रिपेल हो रहा है ना, बोर कर रहे हो आप। तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, रिपेल, डिस्प्लीज और बोर। ये देखो रिपील नहीं है, ये रिपेल है, कभी इसमें आप कंफ्यूज हो जाओ। रेटोरिक, रेटोरिक होता है एक नाउन। इसका मतलब होता है प्रभावशाली भाषण या फिर लेखन। द आर्ट ऑफ परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, ऑफन विद एग्जाजरेटेड लैंग्वेज। एक ऐसी आर्ट होती है जो काफ़ी परसुएसिव स्पीकिंग है, आप बहुत अच्छे से भाषण दे पाते हो या फिर लिख पाते हो, और किस तरीके से कि आप कोई एक लैंग्वेज को एग्जाजरेट करके बढ़ा चढ़ाकर उसको लिखते हो या बोलते हो, तो उसी को बोलते हैं रेटोरिक। द पॉलिटिशियंस स्पीच, पॉलिटिशियन की जो स्पीच थी वो फिल्ड विद, किस चीज़ से भरी हुई थी, रेटोरिक, रेटोरिक थी, मतलब उसमें चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बोला गया था। बट लैक्ड रियल सोल्यूशन, लेकिन उसमें रियल सोल्यूशन नहीं था। सिनोनिम्स देखते हैं, ओरेटरी थी, ओरेटर होता है स्पीकर को बोलते हैं ओरेटर, तो ओरेटरी थी काफ़ी, एलोक्वेंस था और बोम्बास्ट थी। तो तीन इसके सिनोनिम हो जाते हैं। तीनों अच्छे सिनोनिम हैं, इनको तीनों को ही देख लेना। अच्छा, एक तरफ तो बहुत अच्छी कला है बोलने की, आप अच्छे से बोलते हो, लेकिन दूसरी तरफ साइलेंस है एकदम, है ना, बिल्कुल कोई खास उसमें आप बोल नहीं पा रहे हो, सिंप्लिसिटी या किसी चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा रहा। और ये है प्लेननेस। तो ये तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, साइलेंस, प्लेननेस और सिंप्लिसिटी। प्लेननेस मतलब प्लेन है, उसमें कुछ दिखावा नहीं है, बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया गया, एकदम सिंपल है। अगला वर्ड है रेकलेस। ये होता है एक एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है लापरवाह। इंग्लिश में मीनिंग देखते हैं, विदाउट थिंकिंग अबाउट द कंसिक्वेंसेस ऑफ एन एक्शन। आप किसी भी चीज़ के, किसी एक्शन के कंसिक्वेंस को ना सोचे हुए बस किसी काम को कर दे रहे हो, वो होता है रेकलेस, मतलब लापरवाही से ही होता है। हिज रेकलेस ड्राइविंग नियरली कोज्ड अ मेजर एक्सीडेंट। उसकी जो रेकलेस मतलब उसकी जो लापरवाह, बिना किसी रिजल्ट को सोचे जो उसने ड्राइविंग करी, नियरली कोज्ड अ मेजर एक्सीडेंट, उससे लगभग एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो ही गया था। केयरलेस, रैश और थॉटलेस। देखो, केयरलेस मतलब जो लापरवाही हो रही है, रैश मतलब बेपरवाही से, बहुत तेज फास्ट, उसको बोलते हैं रैश करना, बिना देखे वाले आप जब ड्राइविंग करते हैं उसको रैश ड्राइविंग बोलते हैं। थॉटलेस, थॉटलेस मतलब आपके अंदर थॉट नहीं है, बिना सोचे आप चीज़ों को कर रहे हो, तो वही होता है रेकलेस। अच्छा, एक तरफ तो रेकलेस है, लापरवाही हो रही है, बिना किसी सोचे समझे काम हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कोशिश है, काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना है। तो कोशिश हो गया, केयरफुल है, बहुत ध्यान से कर रहा है, और प्रूडेंट है। तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, कोशियस, केयरफुल और प्रूडेंट। अगला वर्ड है सिनिकल। सिनिकल होता है एक एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है संदेहपूर्ण या फिर निंदक। डिस्ट्रस्टफुल ऑफ ह्यूमन सिंसियरिटी और बिलीविंग पीपल एक्ट आउट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट।
सिनिकल वो होता है जो संदेह डाउटफुल रहता है, डिस्ट्रस्टफुल रहता है ह्यूमन सिंसियरिटी इंसानों को लेकर, और वो ये बिलीव करता है कि लोग जो भी काम करते हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट में करते हैं, उसको बोलते हैं सिनिकल। ही हैड अ सिनिकल व्यू, उसके पास कैसा एक सिनिकल व्यू है वो पॉलिटिक्स, मतलब वो एक नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं, वो ऐसा होता है कि वो विश्वास नहीं करता, डाउटफुल होता है। तो वो क्या करता है, उसके पास क्या है, एक सिनिकल व्यू है, डाउटफुल व्यू है ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का, राजनीति का, बिलीविंग ऑल पॉलिटिशियंस व करप्ट, और उसको क्या बिलीव था कि भाई जितने भी पॉलिटिशियंस हैं सारे करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। संदेहपूर्ण होना, डाउटफुल होना, डिस्ट्रस्टफुल होना, इसका मतलब सिनिकल है, तो स्केप्टिकल है, डिस्ट्रस्टफुल है, और पेसिमिस्टिक है, मतलब निगेटिव तरीके से चीज़ों को सोचता है। तो 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं ये। अच्छा, एक तरफ तो वो पेसिमिस्ट है ना, डिस्ट्रस्टफुल है, उसको विश्वास, डिस्ट्रस्टफुल है मतलब ट्रस्ट नहीं हो रहा उसको, लेकिन दूसरी तरफ उसको हो रहा है ट्रस्ट, ट्रस्टिंग है कोई चीज़। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव है, और नाइव है मतलब बहुत एकदम उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, नाइव। तो ये बहुत अच्छा, नाइव बहुत अच्छा वर्ड है ये, इसको मार्क कर लो। तो 3 हो गए इसके एंटोनिम, ट्रस्टिंग, ऑप्टिमिस्टिक और नाइव। अगला है कोअर्स, ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अशिष्ट या फिर है ये असभ्य, रफ या फिर क्रूड इन मैनर, किसी मतलब बिल्कुल अशिष्ट है, एकदम रो है, उसको बोलते हैं कोअर्स। स्पीच या फिर टेक्सचर में कोई चीज़ अगर बिल्कुल असभ्य है, अशिष्ट है, एकदम क्रूड, कच्ची है, बिल्कुल रो है, उसको बोलते हैं कोअर्स। हिज कोअर्स लैंग्वेज ऑफेंडेड मैनी पीपल एट द मीटिंग, उसकी जो कोअर्स लैंग्वेज थी ना, उसकी जो भद्दी लैंग्वेज थी, उसकी जो भाषा थी भद्दी, तो उसने क्या कर दिया, ऑफेंड कर दिया बहुत सारे लोगों को एट द मीटिंग में। रूड होना, वल्गर मतलब अभद्र होना, या फिर हार्श होना। तो 3 चीज़ें हो गई इसमें, रूड होना, वल्गर अभद्र होना, और हार्श कठोर होना। अच्छा, एक तरफ तो काफ़ी हार्श है, रूड बिहेवियर है, लेकिन दूसरी तरफ पोलाइट है, एकदम शांत स्वभाव है, रिफाइंड है और सोफिस्टिकेटेड है। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, पोलाइट, रिफाइंड और सोफिस्टिकेटेड। करो मार्क इसको, सोफिस्टिकेटेड को। अगला वर्ड है कंसोलिडेटेड, यह होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है सुदृढ़ करना या फिर मजबूत बनाना। टू कंबाइन और स्ट्रेंथन इनटू अ मोर सॉलिड और इफेक्टिव फॉर्म, किसी चीज़ को आप और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हो, मजबूत बना रहे हो, उसी को बोलते हैं कंसोलिडेट करना। द कंपनी कंसोलिडेटेड इट्स मार्केट पोजीशन बाय एक्वायरिंग इट्स कॉम्पिटिटर, कंपनी ने क्या करा है, कंसोलिडेट करा है, मजबूत करा है, स्ट्रेंथन करा है इट्स मार्केट पोजीशन, अपनी मार्केट पोजीशन को, बाय एक्वायरिंग इट्स कॉम्पिटिटर, अपने कंपिटिटर को एक्वायर करके, मतलब उसको सरपास करके। स्ट्रेंथन करना, मर्ज करना और स्टेबलाइज करना, ठीक है जी। अपने स्ट्रेंथन करना होता है, एक मर्ज करना होता है, और एक स्टेबलाइज। स्ट्रेंथन तो मजबूती हो गई, मर्ज करना मतलब मिला लेना है, तो मतलब उससे भी मजबूती होगी, और स्टेबलाइज कर देना है चीज़ों को, वो भी होता है क्या, ये एक्वायर करना, मर्ज करना, और स्टेबलाइज मतलब उसको स्टेबलाइज कर दिया। तो स्टेबलाइज अगर कोई चीज़ हो जाएगी तो मजबूती हो जाएगी, वो हिले डुलेगी नहीं, तो उसी को बोलते हैं कंसोलिडेट करना। अच्छा, इसके एंटोनियम्स देख लेते हैं। एक तरफ तो मजबूत करा जा रहा है चीज़ों को, लेकिन दूसरी तरफ वीकन, कमज़ोर करा जा रहा है, सेपरेट, अलग करा जा रहा है। अच्छा, एक तरफ तो यूनिटी है, लेकिन आपने अगर सेपरेट कर दिया तो फिर तो वो कमज़ोर होगी ना चीज़, डिवाइड कर दिया। 3 इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। आगे अगला वर्ड है इरोड। इरोड होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है क्षीण करना या फिर ख़त्म करना, किसी चीज़ को कम करना, ख़त्म करना, उसी को बोलते हैं इरोड करना। टू ग्रेजुअली वियर अवे और डिस्ट्रॉय, ग्रेजुअली आप वियर अवे कर रहे हो, उसको ख़त्म कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो। कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म कैन इरोड अ पर्सनस कॉन्फिडेंस, जो कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म है ना, जो लगातार एक निंदा होती है, उससे क्या हो सकता है, कैन इरोड, वो ख़त्म कर सकता है एक पर्सन की कॉन्फिडेंस को। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। वियर अवे करना, डिमिनिश करना और अंडरमाइन करना, मतलब कम कर देना, ख़त्म कर देना। अच्छा, एक तरफ तो कम करा जा रहा है, ख़त्म करा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ स्ट्रेंथन हो रहा है, वो मतलब उसको मजबूती मिल रही है। बिल्ड कर रहे हो, मजबूती कर रहे हो, और इम्प्रूव कर रहे हो, तब भी उसको आप सुधार कर रहे हो उसमें। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, स्ट्रेंथन, बिल्ड और इम्प्रूव। अगला वर्ड है कल्मिनेट, ये होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है चरम सीमा पर पहुंचना। कल्मिनेट करना मतलब
पीक पर पहुंचना। टू रीच द हाईएस्ट और फाइनल पॉइंट, आप हाईएस्ट या फिर फाइनल पॉइंट पर अगर पहुंच रहे हो तो उसको बोलते हैं कल्मिनेट करना। द नेगोशिएशंस कल्मिनेटेड इन अ हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट, जो नेगोशिएशंस हुए हैं ना, जो समझौते हुए हैं, उससे क्या हो गया, कल्मिनेटेड इन अ हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट। तो पीस एग्रीमेंट के वो पीक पर पहुंचे हैं, फाइनल पॉइंट पर पहुंचे हैं। कंक्लूड मतलब लास्ट होता है किसी चीज़ का, क्लाइमैक्स लास्ट पॉइंट होता है, और रीच अ पीक, पीक भी वही होता है, चोटी को बोलते हैं पीक, तो वही है। अच्छा, एक तरफ तो पीक पर पहुंचा जा रहा है, क्लाइमैक्स है, एकदम लास्ट में कंक्लूड हो रही हैं चीज़ें, लेकिन दूसरी तरफ बिगिन, शुरुआत हो रही है, स्टार्ट हो रही है और इनिशिएट हो रही है। तो मतलब स्टार्ट ही है, बिगिन है, शुरुआत है। तो 3 एंटोनिम्स हो जाते हैं, बिगिन, स्टार्ट और इनिशिएट। अगला वर्ड है रेविलेशन। रेविलेशन होता है एक नाउन, रहस्योद्घाटन। हिंदी में काफ़ी लंबा वर्ड हो गया ये, अभी बताते हैं इंग्लिश में क्या है ये। एक सरप्राइजिंग या फिर प्रीवियसली नॉन फैक्ट है दैट हैज़ बीन डिस्क्लोज। एक प्रीवियसली अननोन फैक्ट है, जो पहले कोई बात नहीं पता थी, उसका अचानक से उसको रिवील कर दिया गया है, उसको बता दिया गया है, मतलब किसी चीज़ का रहस्य को उजागर कर दिया गया है। द रिविलेशन ऑफ गवर्नमेंट करप्शन शॉक्ड द एंटायर नेशन। जो रिविलेशन हुआ ना, जो रहस्य का खुलासा हुआ गवर्नमेंट के करप्शन का, उससे क्या हो गया, पूरा देश, पूरा एंटायर नेशन क्या हो गया, शॉक हो गया। सिनोनिम देखते हैं, डिस्क्लोजर हो गया, एक्सपोजर हो गया और अनवीलिंग हो गया। अनवीलिंग को मार्क करो, ये बहुत अच्छा वर्ड है। अच्छा, तो ये 3 हो गए, डिस्क्लोजर, एक्सपोजर और अनवील, मतलब रहस्य सामने आ गया। अच्छा, एक तरफ तो रहस्य सामने आ गया, लेकिन दूसरी तरफ कंसीलमेंट है, छिपाया जा रहा है चीज़ों को, सीक्रेसी है, सीक्रेट रखा जा रहा है, कवर अप करा जा रहा है, ढक कर रखा जा रहा है। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो गए, कंसीलमेंट, सीक्रेसी और कवर अप। अगला वर्ड है फोल्टर। फोल्टर होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है लड़खड़ाना या फिर हिचकिचाना। टू लॉस स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब ताकत को खो देना या फिर कॉन्फिडेंस को खो देना। टू हेजिटेट और वीकन, कमज़ोर हो जाना। हिज वॉइस फॉल्टर्ड, उसकी वॉइस क्या हो गई, लड़खड़ा गई। एज ही ट्राइड टू एक्सप्लेन हिज मिस्टेक, जैसे ही उसने अपनी मिस्टेक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। सिनोनिम देखते हैं, हेजिटेट करना मतलब वही लड़खड़ाना, स्टम्बल करना और वेवर करना, फंबल करना भी हो जाता है इसी का सिनोनिम। तो एक तरफ तो भाई ये करा जा रहा है, हेजिटेट करा जा रहा है, लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कंटिन्यू है, एकदम मेंटेन कर ली हैं चीज़ें, परसिस्ट कर रहे हो। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, परसिस्ट, कंटिन्यू और मेंटेन। अगला वर्ड है, लास्ट वर्ड है ये, हेल्म। हेल्म होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है नेतृत्व या फिर नियंत्रण, कंट्रोल। अ पोजीशन ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप की एक पोजीशन या फिर एक कंट्रोल, उसको बोलते हैं हेल्म। आफ्टर द सीईओ रिजाइन, सीईओ ने रिजाइन देने के बाद, सीईओ के रिजाइन करने के बाद, इस्तीफा देने के बाद, अ न्यू लीडर, एक नया लीडर, टुक द हेल्म, उसने क्या ले लिया, कंट्रोल ले लिया, किस चीज़ का, कंपनी का। हेल्म मतलब कंट्रोल लेना, लीडर बन जाना। लीडरशिप, कमांड या कंट्रोल, 3 इसके सिनोनिम्स होते हैं। अच्छा, एक तरफ तो कमांड है, आप लीडर हैं, लेकिन दूसरी तरफ सबॉर्डिनेशन हो रहा है, मतलब आप नीचे काम कर रहे हो। फॉलोवरशिप है, आप फॉलोवर बने हुए हो, सबमिशन कर रहे हो, आप सबमिट कर रहे हो चीज़ों को। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, सबॉर्डिनेट, फॉलोवरशिप और सबमिशन। चलिए अब शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। द आउटकम ऑफ द दिल्ली असेंबली इलेक्शंस इज लेस अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ द बीजेपी एंड मोर अबाउट द डेमोक्रेटिक कोलैप्स ऑफ द आम आदमी पार्टी। आप जो दिल्ली असेंबली इलेक्शंस हुआ है ना अभी रिसेंटली, तो 5 तारीख को हुआ है ये, तो इसका जो आउटकम है, इसका जो रिजल्ट आया है वो कैसा है, इज लेस अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ द बीजेपी। ये बीजेपी की जो एक्सपेंशन हुआ है, जो बढ़त हुई है, उस वो तो कम है, लेकिन इसमें क्या ज़्यादा आपको दिखाई देता है, मोर अबाउट द ड्रामेटिक कोलैप्स ऑफ द आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की एक बहुत बड़ा कोलैप्स मतलब गिरावट इसमें आपको देखने को मिलती है इस रिजल्ट के बाद। द बीजेपी हैज़ रिटर्न टू पावर आफ्टर ओवर 26 ईयर्स। बीजेपी दिल्ली में पावर में आई है 26 साल के बाद। वाइल द आम आदमी पार्टी, अ पॉलिटिकल फोर्स दैट रोज स्पेक्टेकुलरली इन 2013 हैज़ बीन स्वेप्ट अवे। और लेकिन क्या हो गया है, जो आम आदमी पार्टी थी, एक ऐसी पॉलिटिकल फोर्स जो स्पेक्टेकुलरली मतलब बहुत तेजी से, बहुत प्रशंसा के रूप में 2013 में बढ़कर आई थी,
वो क्या हो गई है, हैज़ बीन स्वेप्ट अवे, वो हट गई है, पावर से चली गई है। हाउएवर दिस शिफ्ट डज नॉट सिग्निफाई अ सडन चेंज इन दिल्लीज पॉलिटिकल लैंडस्केप। लेकिन ये जो शिफ्ट हुआ है ना, ये जो बदलाव हुआ है पावर का, जो आम आदमी पार्टी हार गई है और बीजेपी जीती है, डज नॉट सिग्निफाई अ सडन चेंज इन दिल्लीज पॉलिटिकल लैंडस्केप। लेकिन ये जो शिफ्ट हुआ है, इससे कोई ऐसा सिग्निफाई नहीं करती है कि एक सडन चेंज नहीं हुआ है ये दिल्ली के पॉलिटिकल लैंडस्केप में। Since 2014, the BJP has maintained significant control over governance through the Lieutenant Governor, municipal corporations, the Union Urban Development Ministry and the Delhi Police Union Home Ministry। देखो, जो 2014 से ना बीजेपी ने मेंटेन कर रखा था सिग्निफिकेंट कंट्रोल, मतलब बीजेपी का कंट्रोल था ओवर गवर्नेंस दिल्ली के अंदर। और कैसे कर रहे थे ये? थ्रू एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ये इनके कंट्रोल में था। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो एमसीडी होती है वो इसके कंट्रोल में था। द यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, वो इनके अंडर में थी मिनिस्ट्री, जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यूनियन की, वो उसके अंडर में थी बीजेपी के। एंड द दिल्ली पुलिस यूनियन होम मिनिस्ट्री, और दिल्ली पुलिस की जो यूनियन होम मिनिस्ट्री, सॉरी जो दिल्ली पुलिस है ना, वो आती है होम मिनिस्ट्री के अंडर में, तो वो भी इनके अंडर थी, बीजेपी के कंट्रोल में थी। क्यों थी? क्योंकि सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसलिए ये सारी जो सेंट्रल जो बॉडीज़ हैं ये उनके कंट्रोल में थी। आगे आगे देखते हैं एडिशनली। और एडिशनली क्या हुआ है? इट हैज़ वन ऑल 7 लोकसभा सीट्स अक्रॉस 3 जनरल इलेक्शन। और इसके अतिरिक्त क्या हुआ है कि जो बीजेपी है ना, इसने वन करा था, जीती थी, वन सेकंड फॉर्म है विन की। तो इसने क्या करा था, 7 लोकसभा सीट में, लोकसभा की 7 सीटें हैं दिल्ली में, 7 की 7 इसने जब जनरल इलेक्शंस हुए हैं पिछले 3 बार से, उसमें जीती हैं। आम आदमी पार्टीज राइज वॉज रूटेड इन इट्स अपील टू दिल्लीज मिडिल क्लास। जो आम आदमी पार्टी का राइज हुआ था ना, उसका रूट कहाँ से है, वो कहाँ से उसकी जड़ें थी? इन इट्स अपील टू दिल्लीज मिडिल क्लास, कि वो दिल्ली के जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है ना, जो मिडिल क्लास वोटर्स हैं, उनको वो अपील करते थे, उसी से उनकी रूट थी। ट्रांजिशनिंग फ्रॉम एन एंटी करप्शन मूवमेंट इनटू अ पॉलिटिकल एंटिटी दैट इनिशियली कैप्टिवेटेड वोटर्स विद इट्स फ्रेश रिटोरिक अगेंस्ट द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट। तो ये जो अपील करते थे, और अब क्या हुआ था बाद में कि भाई ये ट्रांजिशन हुए थे, ये बदलाव कैसे हुआ था? एंटी करप्शन मूवमेंट से शुरुआत हुई थी आम आदमी पार्टी की, और वो फिर क्या बन गए थे? एक पॉलिटिकल एंटिटी, एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई थी दैट इनिशियली कैप्टिवेटेड, जिसने इनिशियली क्या कैप्टिवेट करा था? अट्रैक्ट करा था वोटर्स को विद इट्स फ्रेश रेटोरिक। और इसकी फ्रेश रेटोरिक मतलब जो जो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उससे वोटर्स कैप्टिवेट हो गए थे, अट्रैक्ट हो गए थे। अगेंस्ट द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, मतलब जो पहले ट्रेडिशनल पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट चलते आ रहे थे, जिस तरीके से इलेक्शन होते आए थे, उनके विपरीत इन्होंने कुछ अलग इनिशिएट करे थे और वोटर्स को बहुत बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को दिखाया था, जिससे कैप्टिवेट हो गए थे, वो अट्रैक्ट हो गए थे। हाउएवर, लेकिन इट्स गवर्नेंस स्टाइल सून बिकेम सिनोनिमस विद रेकलेस पॉपुलिज्म। लेकिन बहुत जल्दी ही क्या हो गया, इनका जो गवर्नेंस स्टाइल था ना, वो एकदम वो हो गया एकदम से बिकम सिनोनिमस। वो सिनोनिमस बन गया किस चीज़ का? वो रेकलेस पॉपुलिज्म का, मतलब बिना बात की जो पॉपुलिज्म है ना, जो लोक लुभावनवाद है, उसका वो प्रतीक बन गया, सिनोनियम बन गया। अ सिनिकल अप्रोच टू पॉलिटिक्स, और एक सिनिकल, एक डाउटफुल अप्रोच पॉलिटिक्स में इन्होंने अपनाई। एंड एन इंक्रीजिंगली कोर्स पॉलिटिकल डिस्कोर्स, और एक काफ़ी बढ़ता हुआ भद्दा पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन्होंने दिखाया। वाइल इट सोट टू कंसोलिडेट पावर थ्रू अनचेक्ड वेलफेयरिज्म, द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस डिक्लाइन एंड इट्स क्रेडिबिलिटी बिगेन टू इरोड। देखो, जब ये कंसोलिडेट पावर, वाइल इट सोट टू कंसोलिडेट पावर थ्रू अनचेक्ड वेलफेयरिज्म, इन्होंने चेक तो करी नहीं चीज़ें, और ये वेलफेयरिज्म के नाम पे कुछ भी बोलते चले गए, कुछ भी चीज़ों का वादा करते चले गए लोक लुभावनवाद में। तो ये जो इनको लग रहा था कि इससे क्या हो रहा है कि पावर को कंसोलिडेट कर रहे हैं, ये मजबूत कर रहे हैं चीज़ों को। द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस डिक्लाइन, लेकिन जो गवर्नेंस की जो इफेक्टिवनेस थी वो डिक्लाइन हो गई। एंड इट्स क्रेडिबिलिटी बिगैन टू इरोड, और इसकी जो क्रेडिबिलिटी थी ना आम आदमी पार्टी की लोगों के प्रति, वो इरोड हो गई, कम हो गई। द फाइनल ब्लो केम व्हेन सीरियस करप्शन एलिगेशंस सरफेज,
और फाइनल बिलो एक आखिरी पड़ाव कब आया, व्हेन सीरियस करप्शन एलिगेशंस सरफेस, जब इनके ऊपर, इनके टॉप लीडर्स के ऊपर करप्शन एलिगेशंस लग गए, भ्रष्टाचार के आरोप लग गए, कल्मिनेटिंग इन रिविलेशंस that Chief Minister Arvind Kejriwal had spent approximately 52.7 crore of public funds to refurbish his official residence। और बाद में क्या रिविलेशंस हुई कि जो अरविंद केजरीवाल है ना सीएम, उन्होंने 52.7 करोड़ रुपए पब्लिक फंड्स का अपने घर को रिफर्बिश कराने के लिए, अपने घर को कंस्ट्रक्शन कराने के लिए इन्होंने यूज़ करा, ऑफिशियल रेजिडेंस। तो इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट इन्होंने अपने घर पर लगाया, तो उससे भी चीज़ें बिगड़ गई। दिस एक्सपोज द कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन आम आदमी पार्टीज फंडिंग आइडियल्स एंड इट्स एक्शंस वाइल इन पावर, लिविंग इट्स इंटीग्रिटी इन टैटर्स। और जो इससे क्या एक्सपोज हो गया, इससे कंट्राडिक्शन हो गया कि जो आम आदमी पार्टी की फंडिंग आइडियल्स थे, जो इनको फंडिंग करते थे, एंड इट्स एक्शंस वाइल इन पावर, और इनके जो एक्शंस चल रहे थे तो वो सारी चीज़ें गड़बड़ा गई, लिविंग इट्स इंटीग्रिटी इन टैटर, और इसकी इंटीग्रिटी भी खराब हो गई। फॉर द बीजेपी के लिए दिस डिसाइसिव विक्ट्री प्रेजेंट्स फ्रेश अपॉर्चुनिटीज। बीजेपी के लिए जो डिसाइसिव विक्ट्री हुई ना, डिसाइसिव मतलब निर्णायक, काफ़ी बड़ी जो ये विक्ट्री हुई है, प्रेजेंट्स फ्रेश अपॉर्चुनिटीज। ये क्या प्रेजेंट करती है, इससे बीजेपी को मिलती है फ्रेश अपॉर्चुनिटीज। द पार्टी कैन नाउ फोकस ऑन इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब पार्टी मतलब बीजेपी क्या फोकस कर सकती है, इंप्रूव करें इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक एम्यूनिटीज़, जो शहर की जो एम्यूनिटीज़ हैं, जो सुविधाएं हैं, उन पर वो इंप्रूव कर सकते हैं, और गवर्नेंस पर ये अच्छे से काम कर सकते हैं। एरियाज दैट कुड हेल्प इट स्कोर क्विक विंस, और ये ऐसे एरियाज़ हैं जो इनको हेल्प करेंगे बीजेपी को क्विक विंस, एक जल्दी जीत पाने के लिए आगे वो इनको मदद करेंगे। इट्स ग्रिप ऑन द हिंदी हार्टलैंड इज नाउ रीइंफोर्स्ड एज दिल्लीज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डायनेमिक्स आर टाइड विद दोस ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड हरियाणा। तो इनकी जो ग्रिप है ना, जो हिंदी हार्टलैंड है, भाई हिंदी हार्टलैंड क्या है, जहाँ पर हिंदी बोली जाती है उसी को तो बोलते हैं हिंदी हार्टलैंड। तो ये जो आसपास के जो वो हैं, जो इसके राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, तो यहाँ पर सब में हिंदी बोली जाती है ना, तो ये हिंदी हार्टलैंड है। तो इनको भाई एक रीइंफोर्स मिल गया कि जो दिल्ली का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायनेमिक्स है ना, क्योंकि ये बंधे हुए हैं इन सभी से, क्योंकि यहाँ के लोग भी यहाँ रहते हैं दिल्ली में, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, हरियाणा के। तो अब बीजेपी को एक ग्रिप मिल गई है कि इन लोगों से वो कनेक्ट कर पाएगी अच्छे से। मीनवाइल, इसी बीच मिस्टर केजरीवाल्स एम्बिशंस ऑफ पोजिशनिंग हिमसेल्फ एज अ नेशनल अल्टरनेटिव टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैव सफर्ड अ सीवियर सेटबैक इफ नॉट कंप्लीट कोलैप्स। और जो मिस्टर केजरीवाल के जो एम्बिशंस थे कि अपने आप को वो पोजीशन बताते थे, अपने आप को कंपेयर करते थे, वो नेशनल ऑल्टरनेटिव बताते थे अपने आप को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, कि भाई नरेंद्र मोदी को अगर कोई ओवरटेक कर सकता है तो वो खुद को बताते थे कि मैं कर सकता हूँ। हैव सफर्ड अ सीवियर सेटबैक, अब उसमें आई है काफ़ी दिक्कत, इफ़ नॉट अ कंप्लीट कोलैप्स, अगर ये कंप्लीट कोलैप्स भी नहीं है तो अब उनकी जो कंपैरिजन थी वो एकदम बेतुकी बात हो गई है। His strategy of securing Muslim voters as a captive support has also been faltered, has also faltered। और इनकी जो स्ट्रेटेजी थी ना, कि ये जो कोशिश करते थे कि भाई मुस्लिम वोटर्स को आप सिक्योर कर लो एज आ कैप्टिव सपोर्ट, कि भाई वो एक काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट ले लेते हैं, उससे क्या बन जाएगा, एक बेस बन जाएगा, तो वो भी फॉल्टर कर गई, वो भी क्या हो गई, एकदम लड़खड़ा गई। मोर ब्रॉडली, और इसके और थोड़ा सा गहराई में अगर देखें, आम आदमी पार्टी इज डाउनफॉल, आम आदमी पार्टी का जो डाउनफॉल है हैज़ इम्प्लीकेशंस फॉर द नॉन बीजेपी अपोजिशन। और ये जो आम आदमी पार्टी का डाउनफॉल है ना, इसके जो नॉन बीजेपी अपोजिशन है ना, जैसे कांग्रेस है, तो इन पर भी क्या है, इन पर भी इसके इम्प्लीकेशंस हैं, इस पर भी इसके इफेक्ट्स हैं। द अजम्पशन दैट द 2024 जनरल इलेक्शन रिजल्ट्स सिग्नल्ड अ फंडामेंटल शिफ्ट अगेंस्ट द बीजेपी नाउ अपीयर्स अनफाउंडेड। जो अजम्पशन थी ना कि 2024 जनरल इलेक्शंस में जो रिजल्ट आए थे, उन्होंने सिग्नल दिया था कि एक फंडामेंटल शिफ्ट होगा अगेंस्ट द बीजेपी नाउ अपीयर्स अनफंडेड। तो ये क्या है, अब ये साफ दिख गए हैं कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी ने वहाँ पर बढ़त बना ली है। द ऑपोजिशन पार्टीज, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, मस्ट रीअसेस देयर स्ट्रेटजीज इफ दे होप टू चैलेंज द रूलिंग पार्टी इफेक्टिवली। जो अपोजिशन पार्टीज हैं
उनको भी रीअसेस करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटजीज को दोबारा से सोचना पड़ेगा। इफ़ दे होप टू चैलेंज द रूलिंग पार्टी इफेक्टिवली, अगर वो रूलिंग पार्टी को इफेक्टिवली अच्छे तरीके से चैलेंज करना चाहते हैं तो उनको अपनी स्ट्रेटजीज को दोबारा से सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। द कांग्रेस डिस्पाइट ड्रॉइंग अ ब्लैंक, एक ब्लैंक ड्रॉ करने के बाद मतलब 0 सीट आने के बाद, माइट बी एनकरेज्ड बाई आम आदमी पार्टीज डिफीट, तो वो एनकरेज हो सकते हैं आम आदमी पार्टी की डिफीट से। बट इट कुड ऑल्सो फेस चैलेंजेस टू इट्स हेल्मिंग ऑफ इंडिया ब्लॉक एज इट फेसिस क्रिटिसिज्म फॉर नॉट हेल्पिंग बिल्ड अ कॉमन फ्रंट अगेंस्ट द बीजेपी। जो कांग्रेस है तो आम आदमी पार्टी की हार से ये एनकरेज तो हो सकते हैं, बट इट कुड ऑल्सो फेस चैलेंजेस, लेकिन इसको चैलेंज भी फेस करने पड़ सकते हैं। किस वजह से? ड्यू टू इट्स हेल्मिंग, अपने कंट्रोल से चैलेंज क्या होंगे इनको कि भाई ड्यू टू इट्स हेल्मिंग द ऑफ द इंडियन ब्लॉक। इंडिया ब्लॉक क्या है? ये जो गठबंधन हुआ था ना इनका, इंडिया अलायंस, तो उस वाले जो ब्लॉक है वो वाला, उसमें ये कंट्रोल तो नहीं कर पा रहे, बिकॉज एज इट फेसेस क्रिटिसिज्म, क्योंकि इनको मिलता है क्रिटिसिज्म फॉर नॉट हेल्पिंग बिल्ड अ कॉमन फ्रंट अगेंस्ट द बीजेपी, कि भाई आप बीजेपी के अगेंस्ट एक कॉमन फ्रंट को बिल्ड नहीं कर पाए हो, तो उसमें इनका क्रिटिसिज्म होता है। तो ये हो गया हमारा एडिटोरियल कंप्लीट। अब हम करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर पार्ट के लिए। काफ़ी अच्छा रहता है, ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए करते हैं शुरू। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर बीजेपीज विक्ट्री इन द दिल्ली असेंबली इलेक्शन? जो प्राइमरी रीजन रहा है बीजेपी की विक्ट्री का, वो बताइए इसमें से क्या है? एक सडन शिफ्ट हो गया दिल्ली के पॉलिटिकल लैंडस्केप में? नहीं, अचानक से नहीं हुआ है चीज़ें। द कोलैप्स ऑफ आम आदमी पार्टी क्रेडिबिलिटी एंड गवर्नेंस, हाँ, आम आदमी पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी है ना, वो कहीं ना कहीं कोलैप्स कर गई, जिस वजह से बीजेपी को जीत मिल गई। बीजेपी स्ट्रॉन्ग अलायंस विद कांग्रेस, ये गलत है। अगला भी गलत है कि भाई उनकी जो इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी है अमंग द, अगर इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी होती फिर तो वो जीत ही जाते। बीजेपी का स्ट्रॉन्ग अलायंस कांग्रेस के साथ तो है ही नहीं, ना आज है ना कभी और होगा। तो ये सारे ऑप्शन गलत हो गए, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे अगला है विच फैक्टर प्लेड अ क्रूशियल रोल इन आम आदमी पार्टीज डाउनफॉल? किस फैक्टर ने एक बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है आम आदमी पार्टी के डाउनफॉल ने? लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम कांग्रेस? नहीं, इससे कोई इतनी बड़ी फर्क नहीं पड़ा। करप्शन एलिगेशंस एंड रेकलेस पॉपुलिज्म, हाँ ये हो सकता है। बीजेपी अलायंस विद रीजनल पार्टीज, नहीं, बीजेपी का तो किसी के साथ अलायंस था नहीं यहाँ पर। आज स्ट्रॉन्ग रूरल वोटर बेस, नहीं ये भी नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या मेन वजह रही है? करप्शन एलिगेशंस इन पर आए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप आए हैं, इनके जो टॉप लीडर्स हैं वो सब जेल में गए हैं, और रेकलेस पॉपुलिज्म हुआ है, बिना सोचे समझे उन्होंने लोक लुभावनवाद की नीति अपनाई थी, उसी से इनका डाउनफॉल हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट हैज़ बीन बीजेपीज हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस इन दिल्लीज लोकसभा इलेक्शन? लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं दिल्ली में, उसमें बीजेपी की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या रही है? इन्हें जैसे 60 सीट हैं, 7 सीट में से इन्होंने 4 सीट जीती हैं, नहीं 4 नहीं जीती, 7 की 7 जीती हैं। 1 ऑल 7 सीट्स इन 3 जनरल इलेक्शंस, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 की 7 सीट इन्होंने जीती हैं। चलिए आगे देखते हैं ग्रामर के क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है। देखो सब्जेक्ट अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो किसी भी सेंटेंस में तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है चीज़ों को करना। आम आदमी पार्टीज राइज वॉज रूटेड इन इट्स अपील टू दिल्लीज मिडिल क्लास। सब्जेक्ट आपको हमेशा मिलता है वर्ब से पहले, ठीक है, जहां पर वर्ब होगी उसके पहले आपको अक्सर देखने को मिलेगा सब्जेक्ट। आम आदमी पार्टीज राइज, वैसे तो ये अपने आप में पूरा ही एक सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप देखो आम आदमी पार्टी तो ये तो सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि उसके बारे में बात नहीं हो रही, बात हो रही है राइज के बारे में, उसका जो बढ़त थी, उसका जो ग्रोथ थी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी नहीं हुआ, वॉज तो वर्ब है, अपील भी नहीं है, जो राइज है ना यही है, इसी के लिए आ रहा है वॉज। आम आदमी पार्टी का जो राइज था उसके बारे में बात कर रहे हैं। वॉज रूटेड इन इट्स, राइज कैसा था? वॉज रूटेड कहाँ पर था? इन इट्स अपील टू दिल्लीज मिडिल क्लास, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट पैसिव, पैसिव फॉर्म पूछ रहा है। बीजेपी हैज वॉन ऑल 7 लोकसभा सीट्स। देखो सबसे पहले तो आ जाओ, इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको बना लो सब्जेक्ट। ऑल 7 लोकसभा सीट्स, ठीक है, ऑल 7 लोकसभा सीट्स, ठीक है। बीजेपी काट दो इसको, ऑल 7 लोकसभा सीट्स, 3 बच गए, एक तो कट गया। अब देखो बीजेपी हैज़ वॉन, अब चलते हैं उसकी तरफ, वर्ब की तरफ। हैज़ है और वॉन है, पता चल गया सेंटेंस कैसा है? प्रेजेंट परफेक्ट में है।
और प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे हम बनाते हैं, हैज़ या फिर हैव लगाते हैं, प्लस बीन लगाते हैं और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यही पैटर्न होता है, इसी से हम बना लेते हैं। तो देख लो हैज़ किस में, वर आ गया ना, काटो इसको। अच्छा वर आ गया, यहाँ पर आर आ गया, इनको भी काट दो। अब हमको देखने की भी जरूरत नहीं है, हैव मिल गया, बीन मिल गया और वन मिल गया, आंसर यही करेक्ट हो जाएगा। पढ़ लो इसको एक बार। ऑल 7 लोकसभा सीट्स हैव बीन वन बाय बीजेपी। आइडेंटिफाई करना है इसमें पार्ट ऑफ स्पीच स्पेक्टेकुलरली। सेंटेंस देखो, आम आदमी पार्टी अ पॉलिटिकल फोर्स दैट रोज स्पेक्टेकुलरली इन 2013 हैज़ बीन स्वेप्ट अवे। तो इसमें स्पेक्टेकुलरली का आपको बताना है पार्ट ऑफ स्पीच कि ये क्या है। देखो, आप पॉलिटिकल पार्टी, आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल फोर्स है दैट रोज, जो कि बढ़ा है, स्पेक्टेकुलरली। रोज क्या है, वर्ब है, वर्ब की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है स्पेक्टेकुलरली। वर्ब की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन देता है, एडवर्ब देता है ना, तो एडवर्ब हो गया। और वैसे भी इसमें लास्ट में देखो ली लगा है, तो ज़्यादातर एलवाई अगर आएगा, ली लगा हुआ आएगा, तो वो ज़्यादातर होता है एडवर्ब। तो यही डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये एडवर्ब है। आगे अच्छा, इसमें और भी अगर आप देखो ना, आम आदमी पार्टी क्या है, नाउन है। अब पॉलिटिकल फोर्स, ये इसके बारे में एक्स को क्या कर दिया, एडजेक्टिव क्लोज हो गई है, इसके बारे में इसको एक्सप्लेन कर दिया। दैट कंजंक्शन हो गया, रोज बिटवीन ये स्पेक्टेकुलरली एडवर्ब हो गया 2013, हैज़ बीन ये वर्ब हो गई, और स्वैप्ट अवे ये भी वर्ब हो गई। तो यही है, इसमें आप सारी चीज़ें पहचान सकते हो। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर, ग्रामेटिकल एरर बतानी है। हिज स्ट्रेटजी ऑफ सिक्योरिंग मुस्लिम वोटर्स एज अ कैप्टिव सपोर्ट बेस हैव ऑल्सो बीन फोल्टर्ड। आपको ग्रामेटिकल एरर बतानी है कि क्या है। इनकरेक्ट वर्ब है हैव, उसकी जगह पर आप हैज़ लगाओगे। हिज स्ट्रेटजी ऑफ वोटर्स एज कैप्टिव सपोर्ट बेस हैव ऑल्सो फोल्टर्ड। अभी देख लेंगे, कैप्टिव को आप कैप्टिवेटेड कर दोगे, एज अ कैप्टिव सपोर्ट। देखो कैप्टिव तो एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है, तो एडजेक्टिव का कोई पास्ट टेंस थोड़ी ना होता है, तो इसको तो काटो। मुस्लिम वोटर शुड बी मुस्लिम वोटर, मुस्लिम वोटर्स को आप वोटर कर दोगे। क्यों कर दोगे भाई, ये तो बात करें ना कि मुस्लिम वोटर्स, तो प्लूरल तो रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेटेजी को आप स्ट्रेटेजीज बना दोगे, हिज स्ट्रेटेजी, उसकी जो स्ट्रेटेजी रही है, ये भी ठीक है, इसमें क्या गलती है। देखो ए ऑप्शन देखो आप, पहले सब्जेक्ट चेक करो, इसका सब्जेक्ट क्या है, हिज स्ट्रेटेजी ऑफ सिक्योरिंग। तो स्ट्रेटेजी सिंगुलर वर्ड है ना, सिंगुलर नाउन है स्ट्रेटेजी, यही हमारा सब्जेक्ट है। हिज स्ट्रेटेजी ऑफ सिक्योरिंग मुस्लिम वोटर्स एज अ कैप्टिव सपोर्ट बेस, हैव क्यों आ रहा है, ये हैव किस लिए आ रहा है, स्ट्रेटेजी के लिए आ रहा है ना, तो स्ट्रेटेजी तो सिंगुलर है, तो इसके लिए आना चाहिए हैज़, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हमारे आज के एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम आपसे मिलते हैं 10 बजे स्पेशल वोकैब की क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।